नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर क्लास 11 के चैप्टर 7 को हम पढ़ रहे हैं। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस चैप्टर का नाम है। पार्ट 3 पर हम पहुंच गए हैं। पार्ट 1 और 2 बना चुके हैं, उसकी वीडियोस आप पहले देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पार्ट 1 में हम ये सारी की सारी स्लाइड्स को देख चुके हैं। मैंने इंग्लिश में बनाई, हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ मैं इन चीज़ों को। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हम थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं चैप्टर के, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स ऑफ द पीरियड। अब हम आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आर्ट और पेंटिंग्स वगैरह, स्टेच्यूज वगैरह वो हमने देखे। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह कैसी थी। इन द 15th सेंचुरी रोम मेड इट्स मार्क इन अ स्पेक्टेकुलर वे। 15th सेंचुरी में रोम के जो शहर थे, जो पहले सब कुछ खत्म हो गया था, उनको फिर से खुदाई करके निकाला गया। पॉप्स वर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर बाय 1417। उससे पहले रोम में जो पॉप था वो बहुत ही ज्यादा, उससे पहले स्ट्रॉन्ग उनकी इमेज थी, कंट्रोल था उनका लोगों के तब तक भी दिमाग पर। ठीक है, आफ्टर द वीकनेस कॉज्ड बाय द इलेक्शन ऑफ टू राइवल पॉप्स इन 1378, द एक्टिवली इंक्रीज स्टडी ऑफ रोम। अब दो राइवल पॉप्स का इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे, तो उनको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उन्होंने रोम की स्टडी को इंकरेज करना शुरू कर दिया ताकि लोग उसकी तरफ ज्यादा झुकें। ठीक है, द न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर वॉज एक्चुअली अ रिवाइवल ऑफ इम्पीरियल रोमन स्टाइल। अब ये नया जो क्लासिकल आर्किटेक्चर था वो इम्पीरियल स्टाइल जो रोमन एम्पायर के टाइम पे था, रोमन स्टाइल का था, उसी का रिवाइवल था। द वेल्दी मर्चेंट्स, पॉप्स एंड एरिस्टोक्रेट्स, अब इसमें पॉप्स भी आते हैं। ठीक है, मर्चेंट्स, पॉप्स एंड एरिस्टोक्रेट्स एंगेज्ड दोज आर्किटेक्ट्स हु वर फैमिलियर विद क्लासिकल आर्किटेक्चर। उन लोगों को इन्होंने एंगेज किया नई बिल्डिंग्स के उसमें बनाने में, जो ऑलरेडी क्लासिकल आर्किटेक्चर को जानते थे, जिन्होंने उनको समझ लिया था, देख लिया था। अब यह है इटालियन आर्किटेक्चर 16th सेंचुरी का। कॉपीड मैनी फीचर्स ऑफ इंपीरियल रोमन बिल्डिंग्स। Artists and sculptors began to decorate buildings with paintings, sculptures and reliefs. अब उन्होंने एक नई चीज क्या ऐड की थी आर्टिस्ट और स्कल्पचर्स ने इन बिल्डिंग्स में, उनकी दीवारों को या फिर सीलिंग्स को पेंटिंग और स्कल्पचर्स और इन चीजों के साथ, स्टेच्यूज के साथ डिजाइन करना शुरू कर दिया था, डेकोरेट करना शुरू किया। सेवरल पर्सन वर एक्सपर्ट इक्वली एज पेंटर्स, स्कल्पटर्स एंड आर्किटेक्ट्स। उनमें से कुछ थे रेनेसा मैन थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड थे। वो आर्किटेक्ट भी थे, वो स्कल्पटर्स भी थे, वो पेंटर्स भी थे। इनमें से एक थे मिशेलेंजेलो बुनराती, is remembered for his immortal work in Rome. रोम में इन्होंने बहुत ही सुंदर अपना वर्क किया है, such as painting ceiling of the Sistine Chapel. सिस्टीन चैपल की सीलिंग को इन्होंने पेंट किया बहुत ही सुंदर उस पे। और एक दूसरा इन्होंने स्कल्पचर बनाया है, द पेटा, जो हमने पहले देखा था, मदर मैरी ने होल्ड किया है बॉडी को, क्राइस्ट की, जीसस क्रिस्ट की बॉडी को। एंड द डिजाइन ऑफ डोम एट सेंट पीटर्स चर्च। अब देखते हैं कैसे थे ये सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल। इनकी सीलिंग है, इन पर बिब्लिकल इमेजेस के थ्रू इसको डेकोरेट किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सुंदर ये सारी की सारी है पेंटिंग, सारी की सारी उनकी सीलिंग पर और दीवारों पर और छत पर बिब्लिकल इमेजेस है। पीटा, द पेटा, ये इससे पहले हमने देखी इमेज। और इन्होंने मिशेलेंजेलो ने क्या बनाया, डोम ऑफ सेंट पीटर्स चर्च। देखिए बहुत ही सुंदर है ये। और ये सामने इसके स्टैचूज और वो सब भी है ना, कितना सुंदर लग रहा है। दूसरे एक थे फिलिप्पो ब्रनशली, स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्कल्प्टर, मतलब मूर्तियां वगैरह बनाने से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और फ्लोरेंस में बहुत ही सुंदर फ्लोरेंस का एक डोमो है, ये ऑक्टेगोनल शेप में है, ये इन्होंने डिजाइन किया था, इसके लिए फेमस है। बाय दिस टाइम आर्टिस्ट वर फेमस इंडिविजुअली। जब अपने ग्रुप या गिल्ड की पहचान मेंबर के नाम की बजाय अब ये इस टाइम तक आर्टिस्ट इंडिविजुअली फेमस होने लगे थे अपने नाम से, अपने आर्ट की वजह से। मेडिसी फैमिली जो थी, अब ये फ्लोरेंस के थे। ठीक है, तो वहां पर कौन थी, मेडिसी फैमिली थी। फिलिप्पो ब्रनशली को उन्होंने
इंगेज किया था इस काम के लिए टू डिजाइन द इनॉर्मस ऑक्टेगोनल डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल ऑल्सो कॉल्ड द डुओमो। अब ये दूर से देखिए ऐसा लगता था ये पूरा शहर है और ये इतना बड़ा कितना सुंदर लग रहा है। इट वॉज completed in 1436. The dome was considered as one of the most impressive engineering and artistic feats since Roman times. अब अल्बर्ट रॉट इन आर्ट थ्योरी एंड आर्किटेक्चर हिम आई कॉल एन आर्किटेक्ट। ये कहते हैं कि मैं उनको आर्किटेक्ट कहता हूँ जो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिस बहुत बड़े बड़े वेट्स होते हैं उनको चीजें हैं जिनको इंसान ऐसा वेस्ट समझता है उनसे भी बहुत ही सुंदर उनको तोड़ फोड़ के पत्थर ऐसे बड़े बड़े होते हैं उनको भी तोड़कर उनमें से बहुत ही सुंदर ग्रेटेस्ट ब्यूटी निकाल के बाहर लाए और वो चीज सिर्फ दिखने में ही सुंदर ना हो बल्कि मैनकाइंड के लिए भी यूज हो, मैं उसे आर्किटेक्ट बोलता हूँ। ठीक है, अब आते हैं एक और चेंज था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यूरोपियंस बोरो द आइडिया ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइनीज पीपल। चाइनीज पीपल से इन्होंने आइडिया वर्क किया था। चाइनीज पीपल ना वो ऐसा लकड़ी के होते थे उन पर खुदाई करके शब्दों को लिख लेते थे और फिर उनको पेपर पर या कपड़े पर जिस पर ऐसे छाप देते थे तो उनको लिखना नहीं पड़ता तो बड़े बड़े लकड़ी के वो ले लेते थे और उन पर खुदाई करके लिख लेते थे सारा का सारा। तो क्या उन्होंने पूरा का पूरा इतनी सारी चीजें उनको फिर से लिखनी नहीं पड़ेगी तो ऐसी बहुत सारी कॉपीज जल्दी जल्दी प्रिंट हो जाती थी। मतलब शाही में डुबवाया और ऐसे ठप करके छाप दिया। ठीक है, तो ये आइडिया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ये यूरोपियंस ने चाइनीज लोगों से बोरो किया था। यूरोपियन ट्रेडर्स एंड डिप्लोमेट्स बिकेम फैमिलियर विद इट ड्यूरिंग देयर विजिट टू द मंगोल रूलर कोर्ट्स। फिर से मंगोल्स तो यूरोपियन ट्रेडर्स और डिप्लोमेट्स थे उनको ये कहाँ से पता चला था जब वो मंगोल के कोर्ट्स में आए थे उनमें उनको पता चला था कि चाइनीज लोग ये चीजें यूज करते हैं। दिस वाज आल्सो द केस विद थ्री अदर इंपॉर्टेंट इनोवेशंस। और सेम ऐसा एशिया से उनको फायर आर्म्स मिले थे, इंडिया में यूज होते थे और चाइना में यूज होते थे काम्पास और एबेकस। ऐसे ये सिर्फ इतना ही नहीं था, बहुत कुछ नॉलेज था सब कुछ और भी वो यूरोपियंस को एशिया और इन मंगोल्स के थ्रू ही पता चला था। अर्लियर टेक्स्ट वर फाउंड इन हैंड रिटन फॉर्म। पहले के जो इन टेक्स्ट थे ये रिटन फॉर्म में आते थे। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो मॉन्क्स होते थे वो लिखते थे अपने खाली टाइम पे, बाइबल को लिखते रहते थे कॉपीज ज्यादा बनाने के लिए। तो जैनिस गुटेनबर्ग जो थे इन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था, जर्मन थे ये। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटेड 150 कॉपीज ऑफ बाइबल इन 1455। टाइम पीरियड क्या है 1455। सबसे पहले इन्होंने बाइबल की 150 कॉपीज बनाई थी और जितने टाइम में इन्होंने 150 कॉपीज निकाल रही थी उतना टाइम एक मॉन्क को एक अकेली एक सिंगल कॉपी को लिखना में जाता था। मतलब कोई एक अकेला एक कॉपी पूरी लिखता है बाइबल की और कोई एक 150 कॉपीज बना देता है उतने ही टाइम में, है ना। All classical texts in Latin had been printed in Italy by 1500 AD. जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट थे वो प्रिंट हो चुके थे इटली में 1500 तक लैटिन लैंग्वेज में। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटेड बुक्स द डिपेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स ओवर लेक्चर नोट्स वाज एंडेड। अब प्रिंटिंग बुक्स स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल थी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे तो वो क्या जो उनका लेक्चरर जब ऑफिस प्रोफेसर बता रहा है वो उनको लिखते रहना पड़ता था। अब उनको सिर्फ उस लेक्चर नोट्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। ठीक है, द आइडियाज ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन स्प्रेड वाइडली एंड रैपिडली। और ये सारे के सारे जो आइडियाज यूरोप में इटली में फैल रहे थे वो इन बुक्स के थ्रू और जल्दी से और ज्यादा दूर तक फैले। द प्रिंटेड बुक्स प्रमोटेड न्यू व्यूज रैपिडली। इन नए व्यूज को उन्होंने बहुत ही जल्दी प्रमोट किया, लोगों तक बहुत दूर दूर तक फैलाया। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स टू रीड बुक्स। अब हर एक मतलब जो सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाता है वही नहीं बल्कि बाकी लोगों तक भी पढ़ने की चीजें अवेलेबल हो सकी, इंडिविजुअल्स तक भी सबके सब। एज इट वॉज पॉसिबल टू बाय कॉपी फॉर वन सेल्फ। मतलब इंसान अकेले अपने लिए एक कॉपी खरीद सकता था। पैर दुखने लग रहे हैं। दिस द प्रिंटेड बुक्स वर द चीफ फैक्टर टू स्प्रेड ह्यूमनिस्ट कल्चर क्विकली अक्रॉस द आल्प्स बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। अब प्रिंटेड बुक्स थी वो ह्यूमनिस्ट कल्चर को और भी ज्यादा स्प्रेड कर रही थी और 15th सेंचुरी तक बिल्कुल ही पूरे यूरोप में ये सारा कल्चर फैल चुका था।
द न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स का नया कंसेप्ट क्या था? वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर वाज द लूजनिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ। अब लोगों की धारणाएं और सोच कैसे चेंज हुई? नया जो ह्यूमनिस्ट कल्चर था उसने जो लोगों की उससे पहले जो लाइफ पे कंट्रोल होता था रिलीजन का या चर्च का, उसको बिल्कुल ढीला कर दिया था, खत्म होता चला गया था। सम इटालियंस रिमेन्ड रिलीजियस, कुछ इटालियंस अब भी रिलीजियस थे, जबकि इसका मतलब रिलीजियस होने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने नई चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो मटेरियल वेल्थ पावर ग्लोरी इन सबसे अट्रैक्टेड भी थे। ठीक है, ये ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस, फ्रांसिस्को बार्बेरो थे। वो ऐसा बोलते हैं कि जो चर्च बोलता है कि तुमको वेल्थ नहीं रखना चाहिए, खुद तो रखता है लेकिन लोगों को बोलता है कि तुमको वेल्थ नहीं रखना चाहिए, पोजीशन ऑफ वेल्थ पाप होता है। तो वो इन्होंने बोला कि ये पुण्य होता है, आपके अंदर अगर क्वालिटी है, आप पैसे कमा सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, नया इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है ना? Lorenzo Valla, who thought that the study of history leads a man to attempt for a life of perfection, he in his book on pleasure condemned the Christian restriction against pleasure. अब क्रिश्चियंस या फिर जो चर्च था, पॉप्स थे, वो बोलते थे कि आपको अपने लाइफ में प्लेजर्स को सबको त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो लॉरेंस वोला ने बोला कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर वॉज अ कंसर्न ओवर गुड मैनर्स, दैट हाउ वन शुड स्पीक पोलाइटली एंड ड्रेस प्रॉपरली। अब हम कहाँ पर थे? There was a concern over good manners, that how one should speak politely and dress properly. एक और चेंज दो उनके लोगों में आने लगा था कि अच्छी मैनर्स लोगों को रखनी चाहिए, अच्छे से पोलाइटली बोलना चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली उनको ड्रेस करना चाहिए, अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। ह्यूमनिज्म स्ट्रेस दैट इंडिविजुअल्स वर एबल ऑफ शेपिंग देयर ओन लाइफ। ह्यूमनिज्म ने ऐसा बोला, स्ट्रेस किया चीज पर, कि जो हर एक इंसान अपनी लाइफ को खुद ही शेप कर सकता है, और हर एक इंसान अलग अलग, ह्यूमन का जो नेचर है वो बहुत साइडेड होता है, अलग अलग होता है। उसमें से मैकियावेली ऐसा बोलते हैं कि ऑल मैन आर बैड एंड एवर रेडी टू डिस्प्ले देयर विशियस नेचर, पार्टली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन डिजायर्स आर इनसेटिएबल। अब ये जो मैकियावेली है, ये बोलते हैं कि हर एक इंसान है, उसके अंदर एक बुरा आदमी छुपा होता है, या फिर सब इंसान, सब आदमी ही बुरे होते हैं, क्योंकि हमेशा उनके अंदर एक जो उनकी डिजायर्स होती हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं। वो अपने अंदर का जो नेगेटिव पार्ट है उसको हमेशा दिखाने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं। तो हम वैसे हिंदुइज्म में इस चीज को माना नहीं जाता है। हम हिंदुइज्म में ऐसा बोलते हैं कि हर एक इंसान है वो पोटेंशियली डिवाइन है, सारी की सारी डिविनिटी उसके इंसान के अंदर ही है, वो बस खोजे ही। अब इन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप की थी कि सारे के सारे जो इंसान होते हैं उनके अंदर बुरी चीजें है ही, वो उस पर अगर फोकस, सोचिए अगर आप उस चीज पर फोकस करेंगे तो वो तो बाहर आएगी ना। आप अच्छी चीज पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? ऑल मैन आर बैड एंड एवर रेडी टू डिस्प्ले देयर विशियस नेचर, पार्टली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन डिजायर्स आर इनसेटिएबल। द मोस्ट पावरफुल मोटिव मैकियावेली सॉ एज द इंसेंटिव ऑफ एवरी ह्यूमन एक्शन इज सेल्फ इंटरेस्ट। तो इस पार्ट को यहाँ पर खत्म करते हैं हम, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। जाने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। आपको पसंद आती वीडियोस तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कैसा आप लोगों को लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।